ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास कार्यक्रम राज तिलक में। आज राज तिलक में हम लगातार अपडेट दे रहे हैं काउंटिंग की, कौन कितने प्रतिशत वोट पा रहा है, कौन कितना वोट पा रहा है, कौन कितना आगे है। बात ये बड़ी खबर आ रही है। चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश पीडीएफ फर्जी है, सपा अब समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहा है, बड़ा बयान यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य का आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने यानी डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश का पीडीएफ फर्जी है, समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। चलिए आइए आपको सुनवाते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने और क्या कुछ कहा। लोकसभा के उपचुनाव मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनकी असलियत जनता के सामने आ गई। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा उपचुनाव। तो उपचुनाव मैंने कहा ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के, और इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पर बड़ा अच्छा तंज कसा है, एक तरह से कड़वा तंज कसा है, हमें ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के हिसाब से समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। बिल्कुल कि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी ये पार्टी, इनके कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन पार्टियां हैं, कभी उनकी बाजी हाथ में, कभी उनके हाथ में बाजी, और आरोप प्रत्यारोप जो है वो तो ऐसे चलते हाँ, लेकिन इस तरह से ऐसी होती रहेगी, चुटीले छीटाकशी, जिससे कि थोड़ा सा ऐसा आता है कि क्या कह दिया। समाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी, मतलब एक तरह से कहा जाए कि इतने करारे तीखे शब्द का इस्तेमाल, या फिर बड़े बोल भी इसे कह सकते हैं। देवधर जी कहीं ना कहीं बड़े बोल भी कह सकते हैं। जैसे सपा ने अभी बड़े बोल बोले थे, आकाश वर्मा ने बोला था, आपकी जगह कांग्रेस से आकाश वर्मा ने जैसे बोला था कि निष्क्रियता और सक्रियता का चुनाव है, लेकिन जवाब उनको मिलता जा रहा है। परिणाम जो वो है धीरे धीरे सामने आ रहा है। अभी यहीं पर हम डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, डिप्टी सीएम की, तो उन्होंने भी एक बड़ा बयान दे दिया और कह दिया है कि अब समाजवादी पार्टी जो है वो समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। खैर ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन सी पार्टी समाप्त होने वाली है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही बात है, और ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि कौन समाप्त होगा, कौन सी पार्टी समाप्त होगी और कौन रहेगी। खैर हमारे साथ जो मेहमान हैं इस समय, उनसे परिचय करा दें। सबसे पहले माफ कीजिएगा, रविंद्र सिंह जी, सपा प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद कासिम जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सैयद कासिम जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? शायद सैयद कासिम जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो हम अपनी टीम से कहेंगे कि मेरी आवाज़ उन तक पहुंचाई जाए। रविंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए आप आए हैं, लेकिन एक कड़वी बात, जो सामने आई है वो ये है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है। सबसे पहले तो आप इस पर प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद फिर किस सीटों पर आगे हैं, किस सीटों पर पीछे हैं, इस पे बातचीत होगी। ये मौर्य जी ने अपने लिए बात कही है। लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, मौर्य जी ने सीट छोड़ी थी तो हार गए, हम लोग जीते वहां से। फिर मौर्य जी खुद विधानसभा चुनाव लड़े, हार गए, और अब कांटे की टक्कर है। फिर उपचुनाव में हम जीतने जा रहे हैं। तो फूलपुर से मौर्य जी समाप्तवादी हो गए हैं, तो वो टारगेट में हम लोगों को ले रहे हैं। तो ये बातें उन्होंने अपने लिए कही। दूसरे उन्हें फर्जी कहा कि पीडीए फर्जी है, फर्जी, धोखाधड़ी, कूट रचित, ऐसे आरोप मौर्य जी पे लगे थे। एफआईआर दर्ज हुआ था, मुकदमा वापस ले लिया था। ये बातें भी उन्होंने अपने लिए कही। फर्जी करते हैं,
धोखाधड़ी करते हैं, चंदा उछालते हैं फर्जीफिकेशन के नाम पे। तो ये दोनों बातें मैंने तथ्यात्मक रूप से कही है। एक ईसीआई के वेबसाइट से मिल जाएगा आपको, और दूसरी बातें वहाँ के फूलपुर कौशाम्बी की न्यायालय से मिल जाएगा। ये दोनों बातें उन्होंने अपने लिए कही है, उसका हम स्वागत करते हैं। चलिए, अपने लिए कही है। हमारे साथ बीजेपी से चंद्रमोहन चौबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ सम्राट चौहान जी, आरएलडी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हालांकि हम पहले आपको सैयद कासिम जी समझ रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। चंद्रमोहन जी और रविंद्र जी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान है कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन गई है, बनती जा रही है, तो उस पर इन्होंने जवाब दिया है कि उन्होंने खुद के लिए कहा है ये। अब आप क्या कहेंगे, अपनी भी प्रतिक्रिया दे दीजिए। फूलपुर का उदाहरण दिया उन्होंने, फूलपुर से आगे जा रहे हैं, साइकिल तेज है वहाँ। नहीं, ये कह कुछ भी कहे, वो तो जनता तय कर ही रही है कि कौन समाप्तवादी पार्टी है। जो बड़े बड़े दावे कर रही थी और उनका क्या हस्र हो गया, क्योंकि जानते हैं ये हस्र भी इन्हीं की वजह से हुआ है। जिस प्रकार से इन्होंने 2024 के आम लोकसभा चुनाव में झूठ, भ्रम और प्रोपेगेंडा जो इन्होंने बनाया था, उसका जवाब इनको हरियाणा से मिलना शुरू हो चुका है। देश में शुरुआत कुरुक्षेत्र से हुआ है, केदारनाथ से होते हुए इनको अभी मिल्कीपुर जो अयोध्या जी के क्षेत्र में प्रभु श्री रामचंद्र जी के क्षेत्र में है, वहां भी इनको जवाब मिलने जा रहा है, अभी मिलेगा। और जनता इस बात को भली भांति जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। वो कहती है कि हम उत्तर प्रदेश को बदलेंगे, तो उसने बदला है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जहां 2 एक्सप्रेसवे हुआ करते थे, आज 8 एक्सप्रेसवे हैं। जहां 2017 से पहले 14 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज जो है 75 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 56 में पढ़ाई हो रही है और वहां पर लोगों का इलाज हो रहा है। 2017 से पहले जहां 2000 डॉक्टरों की सीट हुआ करती थी पढ़ाई के लिए, आज जो है 12,000 सीटें डॉक्टरों की सीट हो चुका और डॉक्टर यहाँ बन रहे हैं। तो इनके काम करने के तरीके में, हमारे काम करने के तरीके में ये अंतर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने, जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर भी हमारी पार्टी को जो है जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तो समाजवादी पार्टी कौन बन रहा है, ये कहने में कोई बिल्कुल, केशव जी ने बिल्कुल सही कहा है कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, क्योंकि ये हम नहीं समाप्त करेंगे। कोई भी दल या पार्टी किसी को समाप्त नहीं करती है। जनता जनार्दन किसी को बनाती है और किसी को बिगाड़ती है। जनता जनार्दन ने इन लोगों का देखा है कि किस प्रकार से 2000 अभी 5-6 महीना पहले थोड़ी सी इनको क्या ताकत मिल गई, उन्होंने उस ताकत का दुरुपयोग करना शुरू किया। हरदोई में इनके पूर्व जिला अध्यक्ष ने एक वकील की हत्या की। कन्नौज में इनके खास आदमी, इनके डिम्पल जी के और अखिलेश जी के नवाब सिंह यादव ने जो है किस प्रकार से वहां पे दुष्कर्म किया, बलात्कार किया, और समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार से उसके साथ खड़े हुए दिखे, यहाँ तक कि उसका साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि डीएनए जांच करो। लेकिन डीएनए जांच योगी जी का जो प्रशासन है, ये देखा जाता है कि शासन उनका जो है वो प्रशासन पर बहुत कड़ा है, और प्रशासन भी कड़ा होने के बाद भी, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, किसी पार्टी के हों और अपने आप को अपराधी ये बता रहे हो कि हम इस पार्टी के हैं, वो इस तरह के हरकत कर दे रहे हैं। उदाहरण आप ऐसा दे रहे हैं, तो ये तो कमी हम तो कहेंगे बीजेपी की है, ये तो मानेंगे। नहीं, सुनिए, उन लोग को देखिए, अंतर स्पष्ट समझिए समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। ये हमारे पार्टी का चाहे कोई भी आरोपी रहा, उसके पक्ष में कभी हम लोग बोले नहीं, ना सरकार ने कभी उनके पक्ष में कुछ हुआ। वो गिरफ्तार हुए, वो जेल गए, न्यायालय में समर्पण किया गया, न्यायालय ने जो उनके साथ निर्णय किया, उनको जेल भेजा या जो किया, वो न्यायालय का मामला चला गया। लेकिन ये सब तो सरेआम बचाते हैं।
अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, इनका खास था गुर्गा नवाब सिंह यादव, उसको तो ये सब बचा रहे थे। और जब डीएनए में जांच में भी वो आरोपित पाया गया, तब भी वो इसके ऊपर कार्रवाई इन लोगों ने नहीं किया। उसके पक्ष में अभी भी बोल रहे हैं। अयोध्या जी में देखिए निषाद राज की बेटी के साथ क्या हुआ, उसको भी ये सब बचा रहे हैं। कुशीनगर में इनके एक नेता जो है जाली नोटों को बनाने में गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार हुआ है। आप ये देखिए कि प्रदेश की जनता ने देखा कि इनका डीएनए क्या है और भारतीय जनता पार्टी का डीएनए क्या है। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए विकास का है और इनका डीएनए विनाश का है। ये माफियाओं को तो संरक्षण देते ही हैं, माफियाओं से तो हाथ मिलाते ही हैं, ये माफियाओं के कुत्तों से भी हाथ मिलाते हैं। इनका पूरा चरित्र इन 4-5 महीनों में फिर पुराना वाला उजागर हो गया कि ये सब माफियाओं के संरक्षण है। खनन माफिया, शिक्षा माफिया, अब बलात्कारियों के संरक्षण है, अपराधियों के संरक्षण है इनका। ये जनता ने देखा और फिर देखिए हमारे साथ अब आप चुनाव में आज मत देख ही रहे हैं, रिजल्ट देख ही रहे हैं। जनता जनार्दन ने ये दिया परिणाम। ये कोई समाप्तवादी पार्टी हम नहीं बना रहे, जनता इनको बनाएगी। समाप्तवादी पार्टी पे चर्चा चल रही थी, तो आरएलडी से भी हमारे पास प्रवक्ता महोदय हैं सम्राट चौहान जी। तो एक दूसरे को समाप्तवादी पार्टी कह रहे हैं, चाहे बीजेपी हो तो बीजेपी सपा को कह रही है, सपा बीजेपी को कह रही है। तो हम क्या आपको आरएलडी को क्या समझें? नवोदित पार्टी ये उभरेगी और दोनों पार्टियां समाप्त होंगी। आप अपने आप को कौन सी पार्टी मानते हैं, आप ये बता दीजिए। जी सम्राट चौहान जी। जी देखिए, ऐसा है जब भी चुनाव होता है तो हम लोग जनता की अदालत में जाते हैं। समाजवादी पार्टी तो 2012 के बाद से ही समाप्त होने की ओर बढ़ चुकी है। बीच में अभी लोकसभा के चुनाव में जो उनको परिणाम इनके पक्ष में आए, वो जनता को झूठ और प्रपंच में फंसाया है। सिर्फ संविधान को खतरे में बताकर जनता को जो है एक अंधेरे में रखकर उनसे वोट ले लिया। और जब जैसे ही पब्लिक को, आम जनता को ये पता चला कि ये इनका झूठ था, उसके बाद से आप देखिए कि जितने भी परिणाम आ रहे हैं वो इनके खिलाफ आ रहे हैं। तो यह देखना पड़ेगा कि जनता किसको समाप्त कर रही है और किसको आगे बढ़ा रही है, वो उसके हाथ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के कानून व्यवस्था पर भरोसा किया जनता ने, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो है आगे बढ़ रही है। उनके कामकाज पर जनता आज भी अभी भी जो है उनको सहमत है, उनके काम से खुश है, उनके पक्ष में वोट कर रही है। तो ये हमारे यहाँ अपने देश में जनता मालिक होती है, वो जिसको चाहेगी उसके कामकाज को देखते हुए उसको परिणाम देती है। ये गठबंधन बोल रहा है, हमको लग रहा है कि ये आपकी जो आवाज में गठबंधन की गंध आ रही है, सुगंध कह सकते हैं इसको। तो क्या माने, इससे पहले तो आप जो है सपा के साथ गलबहियां मिलाए हुए थे कुछ दिन पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव से थोड़े दिन पहले आप आए हैं। तो अब मतलब क्या कितने दिन यहाँ रहना है? बिल्कुल, हम लोग समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे और आज एनडीए में शामिल है। तो आज की बात हम ये करते हैं कि हमने ये कहा कि पहले जब भी थे आज भी है, लेकिन जनता तब भी मालिक थी, जनता आज भी मालिक है। वो परिणाम किस पार्टी को कहाँ तक लेके जाना है वो जनता के हाथ में है। पब्लिक हमारी बहुत समझदार है, वो आम आदमी सरकार के कामकाज को देखते हुए ही वोट देती है। और अगर एनडीए के पक्ष में वो लगातार वोट कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो आगे बढ़ रही है। वो जो है उनके हक में वोट करे क्योंकि उनके कामकाज से कुछ है, कानून व्यवस्था देखिए दुरुस्त है। समाजवादी पार्टी के लोगों से आज भी जनता अभी घबराती है क्योंकि इनकी गुंडागर्दी से पब्लिक बहुत परेशान हुई। तो घबराती है पार्टी जी, घबराती है पार्टी। लोग जमीन पे कभी नहीं जाते काम करने जी, तो अभी भी घबराती है और आप लोगों ने भी घबरा के साथ छोड़ दिया।
आप लोगों ने भी घबरा के साथ छोड़ दिया समाजवादी पार्टी का, तो अभी भी घबराती है जनता रविंद्र जी? घबरा के नहीं छोड़ा है जी, तो क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? जब घबरा के नहीं छोड़े, मतलब इनकी जो नीति थी, जो घबरा के छोड़ दिया पार्टी। अच्छा, सपा ने छोड़ दिया? पार्टी घबरा के किसी से नहीं छोड़ता है जी। चलिए ठीक है। वो अंदर करने सीटों का जो मामला था वो आपको पहले से पता है, वो पुरानी बात है, आपको मालूम है उसमें क्या हुआ था। चलिए, उससे अगर और जाएंगे तो बहुत लंबा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अब तो ये जो बयान आए थे उस पर हम तीनों पार्टियों के बयान ले लिए। अब करहल की अगर जो बात करें, करहल सीट आपकी सीट है, गढ़ माना जाता है, क्या लगता है बरकरार रहेगा? करहल की बात हम कर रहे हैं, करहल की। जी, करहल पे तो हम लोग इतना आगे हैं कि वहां तो रिकवर करने का चांस भी नहीं है, जबकि अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1 बजने जा रहा है। तो करहल में तो बहुत ज्यादा आगे, 2 सीटों पे हमारी लीड इतनी बड़ी है कि जहां पर मतलब कोई रिट्राइव होने का कंडीशंस नहीं आएगी। एक करहल में है, एक सीसामऊ में है। कटहरी में भी हम अच्छी बढ़त ले चुके हैं। फूलपुर में जहां समाप्तवादी नेता बोल रहे थे वहां पर नेक टू नेक फाइट है। मजबा में भी नेक टू नेक फाइट है। तो ये 5 सीटों में 3 सीट पे हमें आगे हैं, 2 सीटों पे नेक टू नेक फाइट है। तो यहाँ भी है तो समाप्तवादी ने यहाँ भी मतलब उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे। हाँ, तो अगर जो मैंने 5 सीटें बोली हैं, ये 5 सीटें तो एकदम निश्चित है, आपके खाते में जा रही है। सीसामऊ, कटहरी, हाँ, करहल, सीसामऊ, कटहरी बहुत लंबी लीड हो चुकी है जो रिट्राइव नहीं हो सकती है। फूलपुर नेक टू नेक है। मजवा मुझे लगता है कि कभी भी इसके परिणाम बदल सकते हैं, जब अभी करीब आने वाला ही होगा अभी नेक्स्ट राउंड का परिणाम। अगर दो सीटें देखें हमारे लिए कि जहां पर हमको थोड़ा सा नुकसान होता नजर आ रहा है, कुंदरकी हमारे पास लगातार रही है। तो कुंदरकी में एक अच्छी बढ़त बढ़ाई है भारतीय जनता पार्टी ने। वो रिट्राइव हो सकती है कि नहीं, ये देखने की आवश्यकता है। बाकी हम अपनी सारी सीट को यथास्थित के रूप से रिट्राइव कर रहे हैं। हमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने जा रहा है। मत प्रतिशत जरूर हमारा ज्यादा बढ़ के आ रहा है। तो ये आपके लिए खुशी की बात है अगर मत प्रतिशत बढ़ रहा है। तो हम रुख करेंगे चंद्रमोहन चौबे जी की तरफ। चंद्रमोहन चौबे जी, करहल सपा की सीट गढ़ मानी जाती है, बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है, और जो परिणाम इस समय रुझान जो सामने आ रहे हैं, परिणाम तो नहीं कहेंगे, जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि इस बार भी खाता खुलने की उम्मीद नहीं है बीजेपी की। कारण कुछ बता सकते हैं आप? नहीं देखिए, निश्चित तौर पे जो आप बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा वहाँ खाता नहीं खुला था। एक बार हम वहाँ चुनाव जीते थे, हमारी पार्टी वहाँ एक बार चुनाव जीत चुकी है, और हम जनता के बीच जाते हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताते हैं, अपने काम को बताते हैं। और देखिए, ये बात सच है कि वो समाजवादी पार्टी की जो है परंपरागत सीट 2 में से एक रही है। तो हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा हम वहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम वहाँ के लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, क्या हमारे में कमी रही है, क्या हमारे में कौन सी बात ऐसी रह गई है जो हम वहाँ नहीं पहुँचा पाए हैं। तो हमारी पार्टी देखिए हार को भी स्वीकार करती है और जीत को भी स्वीकार करती है। हम हारने पर भी चिंतन मंथन करते हैं और जीतने पर भी चिंतन मंथन करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस सीट पर भी चर्चा, जब चर्चा होगी जीत के बाद, तो इस सीट पर भी चर्चा होगी, उन कमियों पर भी चर्चा होगी, किन कारणों से हम वहां नहीं जीत पाए हैं उस पर भी चर्चा होगी। हम लोग चुनाव आयोग को दोषी नहीं ठहराएंगे, हम लोग प्रशासन को दोषी नहीं ठहराएंगे, हम लोग जो है पुलिस को दोषी नहीं ठहराएंगे,
हम लोग किसी को आरोप नहीं लगाएंगे, हम लोग चिंतन करते हैं, हम लोग संविधान में विश्वास करते हैं, हम लोग चुनाव आयोग में विश्वास करते हैं। हम इन लोगों की तरह नहीं कि अच्छा हुआ तो सब और बाकी है तो फिर आरोप लगाना शुरू कर दिया। देखिए जो कहावत है ना, आप नहीं कह रहे हैं कि जो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, तो हम कह दे रहे हैं। जी रविंद्र जी अब इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी अगर शासन प्रशासन प्रधानमंत्री को लक्षित करते हुए किसी ने सबसे ज्यादा पूरे डेमोक्रेटिक कंट्री में बोला है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला हुआ है। कोई मुद्दा नहीं छोड़ा है, पेट्रोल से लेके खाद्यान्न की कीमतों से लेके डॉलर के कीमतों से लेके कोई चीज पे ऐसा नहीं जी उन्होंने घेरा नहीं है और लंबे लंबे भाषण नहीं दिए है। अति तो उन्होंने तब कर दिया जब उन्होंने गुजरात में लाल किला बना के भाषण दे दिया। तो अब उनके लोग अगर ऐसा बोलते हैं तो हो सकता है उनको अपनी पार्टी के विषय में जानकारी ना हो। तो मुझे लगता है कि जब अटल आडवाणी जी का शासनकाल खत्म हुआ, उसके बाद से जब नरेंद्र मोदी जी का उभार होना शुरू हुआ तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली हुई हैं कि अगर वो खुद भी सुनते होंगे या तो वो तो एकदम झूठे व्यक्ति होंगे, और अगर खुद भी सुनते होंगे तो अंदर कहीं उनके मन में ऐसा होता होगा यार हमने क्या बोल दिया था। चाहे रुपए का वैल्यू गिर रहा था तो जी पेट्रोल में कीमतें बढ़ाई जा रही थी तो चौबे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं और खाद्यान्न संकट हो रहा था तो ऐसी बातें ऐसे। तो चलिए ये बड़ी खबर आ रही है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कटहरी में फिर से धर्मराज निषाद आगे बढ़ गए हैं। 14वें राउंड में 3300 वोट से बढ़त पाई उन्होंने। सपा की शोभावती यहां से पीछे हो गई है। बड़ी खबर, कटहरी में फिर से धर्मराज निषाद यहां पर आगे चल रहे हैं। बता दें कि सपा की जो शोभावती है वो यहाँ पर पीछे दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और लगातार ये सपा का गढ़ रहा है कटहरी, और कटहरी में सपा पीछे जा रही है। बड़ा उलटफेर दिख रहा है। 14वें राउंड के बाद ये मामला सामने आया है कि जो कटहरी है उस पर बीजेपी बढ़त पर है। सपा की शोभावती पीछे हुई हैं। 3300 वोटों की बढ़त है। और करहल में तेज प्रताप यादव आगे हैं 17वें राउंड की काउंटिंग में। सपा की बढ़त भाई अनुजेश को 33,000 कुछ वोट मिले हैं। चलिए अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। कटहरी की अगर जो बात कर लें, अब कटहरी की बात आ ही गई है तो कटहरी की बात कर लेते हैं। कटहरी में हमें लग रहा है कि 2017 में बसपा आई थी, लेकिन 2022 में पुनः सपा आई है। और इस समय रविंद्र जी, इस समय बीजेपी आगे चल रही है। कहां कमी आ गई? तीसरी बार चली है बीजेपी आगे। शुरू में तो 9 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही, अभी 3 सीटों पे आगे हुए। मझवा और फूलपुर में आगे पीछे हो रहे हैं। तो परिणाम आने दीजिए। मुझे अभी भी आशा है, जबकि वोट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है कुंदरकी में, लेकिन मुझे भी आशा है क्योंकि मैं कुंदरकी में रहा हूँ। मुझे आशा है कि इन सब से ये 6 सीटों के सिवा कुंदरकी में भी मुझे लगता है कि जब आगे ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी तो वहां भी हम रिट्राइव करेंगे। इन 6 सीटों में कहीं से भी हमको, मुझे किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। आगे पीछे तो होते रहेंगे, भाजपा वाले भी आगे पीछे होते रहे हैं। मतलब अभी विश्वास है कि कटहरी में आप कवर कर ले जाएंगे? हाँ, नहीं कवर ही नहीं करेगा, अच्छे मतों से जीतेंगे कटहरी में। अच्छे मतों से जीतेंगे। तो चलिए ये सम्राट जी से भी पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपकी जो सहयोगी है यहाँ बढ़त उसका ज्यादा बढ़ता जाएगा या फिर क्या लगता है आपको? बिल्कुल, हम लोगों ने जमीन पे उतरकर सबसे जो है आम जनमानस में विश्वास स्थापित करने की कोशिश की है। गली गली मोहल्ले जाकर प्रचार प्रसार किया है, वोट मांगा है। और हमारे पास मीरापुर है, उस पे भी पूरी पार्टी और एनडीए के जो है माननीय मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी ने भी मेहनत की, हमारे भी मेहनत, तो हमको आशा है कि हम अभी आशा है जी। बिल्कुल भरोसा। चौबे साहब, ये जी कटेहरी की जहां तक बात हम कर रहे हैं, कटेहरी एक ऐसी सीट है जहां पर बसपा भी विजयी हुई है। लालजी वर्मा बसपा से विजयी हुए हैं, 2022 में यही लालजी वर्मा सपा से विजयी हुए। तो क्या लगता है आपको कि जो बढ़त है, ये बढ़त पूरी तरह बनी रह पाएगी, और बनी रह पाएगी तो क्यों? इस बार सपा को मात देने वाले हैं आप? समय पर सभी पार्टियां कभी न कभी किसी न किसी सीट पे आगे पीछे रहती हैं, और किसी न कोई उनका विधायक बनता रहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं होती। जो जनता के दिल में जो भी पार्टी अपनी जगह बनाती है, समय के अनुसार वो जो आती भी है, और समय के अनुसार वो चली भी जाती है। तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी आगे बढ़ जाए वो हमेशा की आगे रहेगी, या पीछे हो जाए तो हमेशा की। ये तो एक त्योहार है, आज आम जनमानस में विश्वास स्थापित करने का खेल होता है। कौन के पार्टी किस समय जो है अपना बड़ा दायरा, अपना विश्वास स्थापित कर पाए। आज तो वही बात हम बीजेपी से पूछ रहे हैं, नहीं सम्राट जी, वही बात हम बीजेपी से पूछ रहे हैं कि क्यों बढ़त पे होंगी? अभी तो बढ़त बनाए हुए हैं, ऐसा क्या कर दिया है आप लोगों ने कटेहरी में कि ये बढ़त आगे बढ़ती जाएगी और सपा यहां से सीट अपना हार जाएगी? जी देखिए, सभी पार्टियों ने नहीं, चंद्रमोहन जी से सवाल है, चंद्रमोहन जी से सवाल है, ये सवाल जो है चंद्रमोहन जी से। जी देखिए, निश्चित तौर पे कटहरी जो सीट है वो परंपरागत रूप से सपा और बसपा की रही है, लेकिन 2017 के बाद वहां पर परिस्थितियां बदली हैं, वहां के लोगों की सोच भी बदली है। वहां के लोगों ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी की काम देखा है, एनडीए सरकार का काम देखा है, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। तो वहां की जनता भी, वहां के मतदाता भी बदलाव के मूड में अभी तक तो दिखाई दे ही रहे हैं, और पूरी आशा है कि हम वहां पर भी जीतेंगे। लेकिन देखिए, रचित जी अभी जो कह रहे थे कि मोदी जी के ऊपर हमारे टिप्पणी कर रहे थे, और देखिए ये लोग बस यही टीका टिप्पणी ही करते रहेंगे। लगातार तीसरी बार ये हारे हैं। पहले अपने हार की चिंतन करें, अपने सहयोगियों की हार की चिंतन करें। जितने इंडिया मिलकर ये इंडी गठबंधन वाले जितनी सीटें लाए हैं सर, उससे अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी अकेले लाई है। तो ये कहना कि देश की जनता का जो है मूड, या मोदी जी बोलते हैं ये वो हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो ऐसे नहीं है। देश की जनता भली भांति जानती है कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी अथवा एनडीए जो कहती है वो करती है। वरना ये देखिए, एक रिकॉर्ड बना है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ही और माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री बने हैं जो तीसरी बार बने हैं। तो ये नहीं कह सकते। चलिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। चलिए, कानपुर से बड़ी खबर, जहां सीसामऊ से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी जीत गई हैं। बीजेपी के सुरेश अवस्थी को इन्होंने हरा दिया है। नसीम सोलंकी को 8,629 वोटों से यहां पर जीत हासिल हुई है। तो देखिए, बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। अभी औपचारिक घोषणा बाकी है। नारे लगाते हुए कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। जय अखिलेश के नारों के साथ ये जश्न मनाया जा रहा है। औपचारिकता बाकी है, अभी औपचारिकता बाकी है। लेकिन नसीम सोलंकी यहाँ से सीसामऊ से विजयी हो गई हैं। कानपुर 8,629 वोटों से वो यहाँ पर जीत 8,000 कुछ वोटों से ये विजयी हुई हैं। तो अपने ये कार्यकर्ताओं का जश्न, क्योंकि अब जीत गई है यहाँ पर अगर जो सपा, तो जश्न तो मनना स्वाभाविक है। सीसामऊ से जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है, सपा ही जीतती रही है, और ये रिकॉर्ड जो है ये बरकरार रहा है।
ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जश्न की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें सीसामऊ का रिजल्ट आ गया है। बिल्कुल, जीत का नसीम जश्न का सोलंकी माहौल यहाँ पर देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में जीत का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नसीम सोलंकी यहाँ पर विजयी हुई हैं करीब करीब इस बड़ी खबर पर और पहले परिणाम पर। इरफान सोलंकी मतलब पति नहीं तो पत्नी ने यहाँ पर बाजी मारी है। बड़ी खबर पर और इस पर हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रशांत, पहली जीत सपा के खाते में, सपा की झोली में गई है, तो जाहिर सी बात है सपाइयों में उत्साह है। जी, और क्या जानकारी है आपके पास? निश्चित तौर से देवेंद्र जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कानपुर की सीसामऊ सीट पर चौथी बार जीत दर्ज की है, इरफान सोलंकी 3 बार यहां से विधायक हो चुके हैं और इसके साथ अब उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने जो 8,629 वोटों से जीत दर्ज की है और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को फिर एक बार उन्होंने चुनाव हराया है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ड्यूटी लगी हुई थी और इसके साथ ही अगर देखा जाए कि यहाँ पर 7 जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इसके साथ ही यहाँ इस जिले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मंत्री भी हैं और विधान परिषद के सदस्य। इतना बड़ा अमली जामा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा है। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के जो जातीय गणित था वो समाजवादी पार्टी को साथ दिया है और इसीलिए नसीम सोलंकी की यहाँ जीत हो पाई है। इस सीट पर देखा जाए करीब 1 लाख से ज्यादा जो मुस्लिम मतदाता है और इसके साथ ही यहाँ 70,000 से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता है और उसके बाद यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति के वोटों की जो है संख्या आती है। और यहाँ जो नसीम सोलंकी के साथ अनुसूचित जाति का वोट गया है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए खड़ा हुआ दिखाई दिया है, इसलिए नसीम सोलंकी की बड़ी जीत हुई। दूसरी जीत इस बात की भी मानी जाती है कि जो नसीम सोलंकी के पति हैं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उनके ऊपर जो आगजनी का एक मामला दर्ज किया गया था, एक महिला के साथ अभद्रता का मामला जो दर्ज हुआ था, वो कहीं ना कहीं लगातार जो है समाजवादी पार्टी और इरफान सोलंकी, इरफान का परिवार ये कहता रहा है कि मामला झूठा दर्ज किया गया है। राजनीतिक विद्वेष के तहत उन पर मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजने का काम किया गया है। 2 साल से ज्यादा की सजा होने के बाद इरफान सोलंकी की जो विधानसभा सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई थी और इस पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में भी जो इरफान सोलंकी के पक्ष में यहाँ पर जो एक मतदान गया है, उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव जीती है। समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया था। नसीम ने जो जीत दर्ज की है वो समाजवादी पार्टी में उत्साह बढ़ाने को लेकर है। खासकर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इस जीत के बाद 20 राउंड की गिनती होनी थी, 20 राउंड की गिनती हुई जिसमें 8,629 वोट से नसीम सोलंकी ने सीट जीती है। निश्चित तौर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। सबसे ज्यादा बुरी हालत अगर यहाँ हुई है तो बहुजन समाज पार्टी की हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर जो है मंडल प्रभारी, कोऑर्डिनेटर्स और तमाम कुछ जिम्मेदारी दी थी, अपना वोट ही बहुजन समाज पार्टी नहीं बचा पाई है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी जो दुर्गति है वो बहुजन समाज पार्टी की है और इसकी जिम्मेदारी जो है बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स को लेना चाहिए, उनके जिम्मेदार पदाधिकारी को लेना चाहिए जिनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी, चुनाव की तैयारियों में लगी हुई थी। क्योंकि कानपुर जो शहरी क्षेत्र है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी यहाँ अगर देखा जाए 2024 का जो चुनाव हुआ है वहां पे ठीक ठाक जो लोकसभा के चुनाव में वोट मिला, लेकिन इससे पहले 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब भी बहुजन समाज पार्टी की इतनी स्थिति खराब नहीं थी जितनी उपचुनाव में हुई है। तो निश्चित तौर से बीएसपी के कार्यशैली और उनके कार्यकर्ताओं से लोगों का मोह भंग हुआ है और बीएसपी जिस मूवमेंट के साथ चलती थी वो शायद मूवमेंट पर अब जो बीएसपी का कोर वोटर जिसे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अदर ओबीसी कहा जाता है, वो बीएसपी के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया है। यहाँ समाजवादी पार्टी की पीडीए की जो रणनीति थी वो मजबूत हुई है। सुरेश अवस्थी चुनाव जो हारे हैं उसका भी एक कारण यह माना जा सकता है कि सुरेश अवस्थी 70,000 ब्राह्मण वोट और उसके साथ ही करीब लगभग 60,000 यहाँ पर जो है अनुसूचित जात का वोट, इसके साथ ही वैश्य और यहाँ पर जो है क्षत्रिय वोट था, उसको आंकड़ा लेकर चल रहे थे और उनको लगभग ये थी कि जीत तय हो जाएगी। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो अनुसूचित जात का वोट है वो भी समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, इसलिए नसीम सोलंकी की यहाँ जीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए कि यहाँ पर सीसामऊ की सीट जो है सपा के खाते में गई है और नसीम सोलंकी यहाँ पर विजयी हुई हैं। इरफान सोलंकी की ये पत्नी है और यहाँ से इन्होंने जीत दर्ज किया है। और ये तस्वीरें हैं सीसामऊ की, यहाँ पर जो ये कार्यकर्ता हैं, सपा के कार्यकर्ता, आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये खुशी है पहली 9
विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव था, जिसमें एक के रिजल्ट आ गए हैं, सीसामऊ के रिजल्ट आ गए। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव। अब अपने मेहमानों की तरफ हम रुख करेंगे और मेहमानों की तरफ लौटेंगे। ये जो सीटें हैं, पहले तो बधाई दे दें अपने रविंद्र जी को, हमारे मेहमान हैं। सीसामऊ की सीट आपके खाते में गई। और एक चीज हम और कहना चाहेंगे यहाँ पर कि बीजेपी, चौबे साहब ध्यान दीजिएगा आप, कि बीजेपी ने एक नारा जरूर दिया था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमको लग रहा है कि यहाँ पर जो तमाम प्रत्याशी थे ये मुस्लिम वर्ग के थे, और माफ कीजिएगा, यहाँ पर मुस्लिम जो वोटर थे 1,10,000 थे। हमको लग रहा है कि एक होकर सेफ हो गए हैं और नसीम सोलंकी जी को जिता ही दिया। तो बधाई रविंद्र जी, आपको बधाई। लेकिन इस पर प्रतिक्रिया चौबे साहब। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, लोकतंत्र में जो है अंतोगतवा जो है मतदाता या जनता जिसको जिताती है वही उसी को जीत मानते हैं और उसी को हम स्वीकार करते हैं, सर स्वीकार करते हैं। हम आत्मचिंतन करेंगे कि कहाँ हमसे क्या कमी रही। लेकिन मैं फिर आपसे और आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ रविंद्र जी से कि रविंद्र जी इसको जनता की जीत मानते हैं या चुनाव आयोग ने इनको जिताया है, पुलिस प्रशासन ने जिताया है, या कैसे इनको जीत मिली है? क्योंकि तो अभी तक तो ये लोग यही आरोप लगा रहे थे कि जो है सरकार उनको हरवा रही है, चुनाव आयोग जो है हरवा रही है, पुलिस प्रशासन हरवा रही है। तो कम से कम अब तो ये जनता से जो इन लोगों झूठ बोल रहे थे, जनता को फिर भ्रमित कर रहे थे, चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे थे, प्रशासन पे आरोप लगा रहे थे, सरकार पर आरोप लगा रहे थे, कम से कम अब तो क्षमा याचना कर ले। लीजिए रविंद्र जी, अब जवाब दीजिए कि ये जीत किसकी जीत मानते हैं? प्रशासन की जीत मानते हैं, शासन की जीत मानते हैं, किसकी जीत मानते हैं? इस जीत या जनता की? या जनता की जीत है? जवाब दीजिए आप। एक कहावत है, नीले सियार को नीला ही नजर आता है। ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। इनके सबसे बड़े नेता ने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से नसीम सोलंकी की जीत पर सपा विधायक ने का बोल, अमित वाजपेयी ने सीएम योगी पर निशाना साधा, कानपुर के लोगों ने साबित कर दिया है। तो देखिए, सपा की जीत पर, नसीम सोलंकी की जीत पर यहाँ पर कानपुर, ये कानपुर है, रामपुर नहीं। सपा विधायक का ऐसा कहना है। बीजेपी की फुटबॉल हुई पंचर, अमिताभ वाजपेयी का ये कहना है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कानपुर से नसीम सोलंकी की जीत पर सपा विधायक ने कहा है अमिताभ वाजपेयी ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। कानपुर के लोगों ने साबित कर दिया है। क्या साबित कर दिया है ये हम आपको बता रहे हैं कि ये कानपुर है, रामपुर नहीं है, ऐसा सपा विधायक का कहना है। बीजेपी की फुटबॉल पंचर हुई है, अमिताभ वाजपेयी ने ये बात कही है। जो सपा विधायक हैं, सीएम योगी पर इन्होंने तंज कसा है। अमिताभ वाजपेयी ने सीएम योगी पर तंज कसा है। कानपुर के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि यह रामपुर नहीं है, ये कानपुर है। ये कानपुर है, रामपुर नहीं है। और बीजेपी की फुटबॉल यहाँ पंचर हो गई है। अमिताभ वाजपेयी ने ये बात कही है कि ये सारी चीजें अब जो सीसामऊ में, कानपुर के सीसामऊ से जो रिजल्ट सामने आए हैं नसीम सोलंकी की जीत पर, सपा का जो एक तरह से कहा जा सकता है कि रूबी कि जरूर ये बढ़ा होगा कि हाँ कम से कम पहली सीट हमारे खाते में आई है। और क्या कहा है इन्होंने, जो सपा के विधायक हैं, सुन ही लीजिए आप। प्यार जीता है। फिर से एक बार कानपुर के लोगों ने साबित किया कि ये कानपुर है, ये रामपुर नहीं है। और यहाँ किसी अहंकारी का अहंकार चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री की 3 दौरे के बाद भी कानपुर ने वही किया जो कानपुर हमेशा करता आया है। ये फुटबॉल, ये अहंकार का प्रतीक है और ये अहंकार हारा है। ये फुटबॉल पंचर हुई है।
जनता फुटबॉल पंचर हुई है। बिल्कुल फुटबॉल विधायक जी फुटबॉल तो लिए थे, अहंकार यहाँ पर हार गया है। नहीं, अहंकार का फुटबॉल तो लिए थे, लेकिन उसमें हवा भरी हुई लग रही थी। अगर पंचर होती तो पिचकी होती, क्योंकि ये सीट ही सपा की है, लगातार इस पर जीत रही है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम अपने मेहमान की तरफ रुख करते हैं। सपा विधायक जी ने कहा है कि ये रामपुर नहीं, ये कानपुर है। मतलब क्या समझें इसका, जरा रविंद्र जी हमें समझाइएगा। रामपुर में इन लोगों ने जो चुनाव हुआ वहां बहुत बेईमानी किया। पहले तो पीड़ित किया आदरणीय आजम खान जी को, फिर जो उपचुनाव हुआ वहां पर इन्होंने बहुत बेईमानी किया। तो वो रामपुर से कंपेयर करके बताना चाहते थे कि सीसामऊ की जनता ने वही किया जो एक लोकतांत्रिक जनता को, धर्मनिरपेक्ष जनता को करना चाहिए था। इतना गुंडागर्दी करने के बाद भी सीसामऊ की जनता ने वही परिणाम दिया जो उसको देना चाहिए था। तो इस जीत के लिए हम सीसामऊ की जनता को बधाई देते हैं और इस जीत को हम अपने महानतम नेता स्वर्गीय राजनारायण जी, जिनकी आज जयंती है, उनको समर्पित करते हैं जी। और आशा रखेंगे कि भारत में उन्माद की राजनीति इसी प्रकार से एक के बाद एक खत्म होती रहेगी। जो उन्मादी हैं, जो शरीयत की बात करते हैं, जो झूठ बोलते हैं और जो दूसरे को गुंडा माफिया बताते हैं, जिनके वहाँ तीन सजा याफ्ता मंत्री हो, कैबिनेट दो कैबिनेट मंत्री हो, एक आयोग का अध्यक्ष हो। चलिए समय कम है जी, तो रविंद्र जी समय कम है, इसलिए चौबे साहब जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं, क्योंकि तमाम प्रयासों के बाद सीसामऊ की सीट खाते में नहीं जा पाई। तो कुछ तो कहिए जी चौबे साहब। नहीं देखिए, ये सीट आपकी थी भी नहीं, आपके चैनल पर ही विरोधाभास देखिए। जहाँ पे ये हारते वहाँ की जनता जनार्दन समझदार नहीं है, वहाँ की जनता जनार्दन डरी हुई होती है, और जहाँ ये जीतते हैं वहाँ की जनता जनार्दन इनको आशीर्वाद देती है। जहाँ ये हारते हैं वहाँ प्रशासन इनको हराता है और जो है सरकार हराती है, चुनाव आयोग हराती है, और जहाँ ये जीतते हैं वहाँ पे जनता जिताती है। यही इनका विरोधाभास है और इसीलिए हम इनसे अधिक सीट यूपी में भी जीतने जा रहे हैं। हरियाणा जीती चुके हैं, जीत रहे हैं, केदारनाथ जी में जीत रहे हैं, बिहार में जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से इन्हीं लोगों की जो विरोधाभास ये करते हैं, ये दोहरा चरित्र अपनाते हैं, जो सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं, जनता इनको जवाब वही पहले वाली कहावत जो शुरुआत में हुई थी, वही बात है। चलिए ठीक है, हमारे साथ सम्राट जी भी हैं, बड़ी देर से हम सभी को सुन रहे हैं। सम्राट जी, इस जीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरा ये बता दीजिए। सम्राट जी, जल्दी से, ब्रेक लेने का समय हो गया जी। समाजवादी पार्टी वहाँ से जीती है, तो देता हूँ। आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी के लोकतंत्र आज के पार्टी अगर जहाँ पर चलिए, आपकी आवाज जो ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, अब समय भी हो चुका है ब्रेक लेने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। हालांकि 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें आज काउंटिंग हो रही थी, जिसमें सीसामऊ की सीट सपा के खाते में आ गई है। सपा के लोग खुशियां मना रहे हैं। अब बाकी सीटों की भी जो भी परिणाम होंगे हम आपको लेकर आएंगे, लेकिन इस वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देते हैं एक छोटा सा ब्रेक।